हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सूचना संग्रहण सिद्धांत यानी व्यक्तित्व के विकास में सूचना संग्रहण सिद्धांत या अधिगम के विकास में सूचना संग्रहण सिद्धांत जो कार्ल रोजर्स ने दिया था, उसका हम लोग आधारभूत गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। यानी किस आधार पर व्यक्तित्व का विकास होता है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैं डिटेल में इसका अर्थ, इसका उपयोग और इसकी जो है दृष्टिकोण, इसका मूलभूत सिद्धांत में आवश्यक तत्वों की गतिविधियों की व्याख्या की जा चुकी है। आप प्रत्येक वीडियो को हमारा प्ले लिस्ट में, मेरे चैनल के अंदर आप चले जाइएगा, उसमें प्ले लिस्ट होगी। प्ले लिस्ट में खोल करके आप देखेंगे तो क्रमशः हर चीज़ आपको मिल जाएगा। आप इस तरह से देखेंगे तो फिर जो है दिक्कतें होंगी। प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे चैनल के अंदर तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से क्रमबद्ध ढंग से मिलेगा। आज हम लोग सूचना संग्रहण सिद्धांत के अंतर्गत कार्ल रोजर्स के आधारभूत विश्लेषण का हम लोग अध्ययन करेंगे। सूचना संग्रहण का ये तात्पर्य है कि कार्ल रोजर्स ने कहा कि व्यक्ति जो अपने अनुभवों के माध्यम से जो सूचना संग्रहण करता है और स्वयं यानी आत्मगत यानी स्वयं के बारे में जो सूचनाएं वह संग्रहित करता है, उसी आधार पर उसके व्यक्तित्व का स्वरूप होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। उसको हम लोग तीन महत्वपूर्ण, जो कार्ल रोजर्स ने तीन महत्वपूर्ण आधार बताए हैं, उन आधारों के आधार पर आज हम लोग इसका विश्लेषण और अध्ययन करेंगे। पहला इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के विकास का जो पहला आधार है वह अस्थायी आधार है। वो अस्थायी आधार कैसे है उसको उन्होंने समझाते हुए बताया कि वास्तव में जो व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना होती है, व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना यानी उसकी बुद्धि, योग्यता, क्षमता, शरीर का हाव भाव का कद काठी जो भी है, उसकी जो शारीरिक संरचना है और उसके जो गुणात्मक संरचना है वो, और उसका जो स्वयं का अनुभव होता है वो, उसके व्यवहार में, उसके मानसिकता में एक प्रासंगिक क्षेत्र निर्धारित कर देता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा व्यवहार कर सकता हूँ। वह प्रासंगिक क्षेत्र, वह उसका दायरा प्रेरणा से भी वो बढ़ता घटता है और पर्यावरण की परिस्थितियों यानी बाहरी परिस्थितियों से भी क्या होता है, यह प्रासंगिक क्षेत्र निर्मित होता है कि मैं समाज में कितना सुंदर हूँ या कितना खराब हूँ, कितना योग्य हूँ। यह भी पर्यावरण के अनुसार भी उसका मानसिक स्तर से उसका प्रासंगिक क्षेत्र यानी उसके व्यवहारिक क्षेत्र, उसका सोच का क्षेत्र निर्मित होता है। और उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार जो दूसरे लोगों से प्रेरणा प्राप्त करता है कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे हो, आप अच्छे हो, जो कुछ भी है, जो प्रेरणा मिलती है बाहर से, उसके अनुसार भी वह अपने विषय में वह मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से दायरा विकसित कर लेता है या अवधारणा बना लेता है या सोच बना लेता है, जिसके आधार पर वो क्या करता है, व्यवहार करता है। जिसके आधार पर वो क्या करता है, समाज में व्यवहार करता है। यानी जैसा उसकी गठन था, जैसा अनुभव था, उसके अनुसार समाज में लोगों ने जैसा उसके संग गतिविधि की और जो लोगों ने उसको प्रेरित किया, उसके अनुसार वह अपने विषय में एक धारणा, एक सोच बना लेता है। उस सोच के आधार पर वो अपना व्यवहार करता है। उस व्यवहार में जो उसको विशेष लगता है उसमें विशिष्टता हासिल कर लेता है। कि जैसे 36 ठो है कि आप पढ़ भी सकते हो, पहलवानी भी कर सकते हो, दौड़ भी सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो, तो उन 36 व्यवहारों को तो सामान्य रूप से कर ही रहा था क्योंकि उसका प्रासंगिक क्षेत्र था कि मैं हर चीज़ कर ले रहा हूँ। परंतु जिसमें वह देखता है कि मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकता हूँ तो क्रिकेटर में विशिष्टता हासिल करेगा, अन्य क्षेत्र को धीरे धीरे कम करना शुरू करेगा, उसमें वह विशेष होगा, वही उसी आधार पर उसकी पहचान बन जाती है। जैसे ही वो अपने को सेटल करता है कि मैं इसलिए इस रूप में ज़्यादा अच्छा हूँ, पढ़ने में ज़्यादा अच्छा हूँ या क्रिकेट खेलने में, जिसमें वो सूटेबल अपने को ज़्यादा महसूस करता है, वही उसी आधार पर अपना वह पहचान निर्मित करने लगता है, बनाने लगता है। और वह जो पहचान बनाता है पहले स्वयं अपने अंदर बनाता है। स्वयं क्या बनाता है, अपने अंदर आत्मगत बनाता है। तो उस पहचान के अनुसार, उस व्यवहार के अनुसार जो कुछ उसे टैली करता है, उस संगत व्यवहार को, संगत प्रेरणा को, संगत लोगों को अपने में जोड़ना चाहता है। जो उसके विपरीत है, असंगत है, उसे त्यागना चाहता है या कम करना चाहता है। उसी तरह से जो उससे संबंधित, पहचान से संबंधित जो सुख मिलता है उसको धारण करता चला जाता है, जो दुख आता है या अवरोध आता है उसे त्यागता चला जाता है। इस प्रकार से वह अपनी पहचान अस्थायी रूप से निर्मित करता चला जाता है। और दूसरा आदर्श, जब वह
आत्मगत रूप से स्थापित करने में सफल होता है तो उसके उत्तम अवस्था की तरफ भी वह गमन करने लगता है कि मैं क्रिकेटर खेल रहा हूँ तो मुझे बेस्ट क्रिकेटर बनना है, मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे बेस्ट जो है विद्यार्थी बनना, ऐसे टाइप का। यानी पहले तो वह आत्मगत पहचान बनाता है अस्थायी रूप से, फिर वह अस्थायी रूप से अपने उस क्षेत्र के आदर्श के अनुरूप अपने आप को बनाना चाहने लगता है। यानी आदर्श की तरफ उसको गमन करने में जो व्यवहार संगत लगेगा, जो अच्छा लगेगा उसको धारण करेगा, जो असंगत है उसे कम करेगा, त्याग करेगा, जो आदर्श को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगा उससे उसको सुख मिलेगा तो उसको साथ में जोड़ेगा, जो उसके आदर्श के अनुसार अगर उसको विरोध करने में या दूर करने में मदद करता है उसको वह दुख जो मिल रहा है उससे वह दूर भागेगा। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से वह प्रासंगिक क्षेत्र से व्यवहार से विशेषता से अपनी पहचान अस्थायी रूप से पहले स्वयं के लिए बनाता है, फिर वह अपनी अस्थायी पहचान अपने व्यवहार, अपने कर्तव्य, अपने लक्ष्य के अनुसार आदर्श के दृष्टिकोण से भी वह बनाना शुरू करता है। इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व का विकास अस्थायी आधार पर बनना शुरू होते हैं। दूसरा कार्ल रोजर्स ने बताया व्यक्तित्व की गतिकी, यानी अस्थायी रूप से तो उसकी पहचान हो गई, लेकिन उसकी जो अस्थायी रूप से पहचान हुई है वो किस गति से विकास करेगा। जैसे आपने वो बना लिया अपना क्रिकेटर के रूप में, क्रिकेटर के रूप में अस्थायी रूप से अपनी पहचान बना लिया, तो वह किस गति से सचिन तेंदुलकर जैसा उत्तम या आदर्श खिलाड़ी बनना चाहेगा, यानी किस गति से, किस स्पीड से वह बनना चाहेगा, उसकी बात कार्ल रोजर्स ने अपने सिद्धांत के आधारभूत गतिविधियों के अंतर्गत व्यक्तित्व गतिकी के अंदर व्याख्या किया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में किसी व्यक्तित्व की विकास करने की गति क्या होती है, वह उसकी प्रेरणा पर निर्भर करता है, वह उसकी किसका अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। वह अभिप्रेरणा आत्मगत होती है, वह स्वयं से क्या होता है, प्रेरित होता है। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, वस्तुवादी प्रवृत्ति, यानी वह अपनी योग्यता क्षमता यहाँ पे जो है निर्भर है। हमने बताया ना कि वह अपने विषय में क्या सोचता है संरचनात्मक रूप से और अपने अनुभव के आधार पर, इन दोनों के। तो उसी तरह से उन्होंने ये बताया कि वह अपने विषय में वस्तुवादी प्रवृत्ति निर्धारित करता है अपने विषय में, और उसी जगह से वो क्या होता है, प्रेरित होता है। जैसे उसने बना लिया कि यार मैं पढ़ने में तेज हूँ, तो उसकी वस्तुवादी प्रवृत्ति प्रेरित करने लगेगी कि मैं ज़्यादा कम समय में पढ़ के ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके जल्दी पैसा कमा सकता हूँ, तो उसको प्रेरित करेगा। तो वो अपने संदर्भ में एक धारणा व्यक्तिगत रूप से बना लेता है कि मैं इस लायक हूँ। जैसे ही वो धारणा बना लेता है वैसे ही उससे क्या होता है, उस क्षेत्र में उसे तेज़ी से विकास करने का या व्यक्तित्व के विकास करने का अवसर मिलता है या अवसर खोजने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो वो अपने विषय में धारणा जब बना लेता है तो स्वीकारात्मक सम्मान, वह धारणा अगर लोगों द्वारा स्वीकृत हो रही है, सम्मान मिल रहा है कि नहीं आप सही हो, आप अच्छे हो, यह कार्य आपने अच्छा किया, तो उसका जो है विकास और तेज़ी से होगा। अगर वह अपने से भी देख रहा है कि वास्तव में यार मेरे अंदर ये योग्यता है, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, स्वयं से अगर प्रेरित है तो आत्मसम्मान भी क्या है उसका तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जितना आत्मसम्मान बढ़ेगा, जितना लोगों से वह सम्मान पाएगा, उसमें और वह प्रेरित हो करके अपना विकास उस क्षेत्र में और भावात्मक रूप से प्रेरित होकर करने लगेगा, और ज़्यादा उसमें सक्रियता, तत्परता, रुचि, ध्यान दिखाते हुए उसमें विकास करने लगेगा। यदि लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन वह स्वयं से अपना मानता है, तब वो विकास उतना तेज़ी से नहीं होगा। जैसे जो व्यवहार किया वो स्वयं तो वो अच्छा मानता है लेकिन लोग उसे स्वीकार नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में विकास प्रभावित होता है, विकास कम हो जाता है। या लोग उसे अच्छा मानते हो लेकिन वो स्वयं एडाप्ट ना करता हो कि नहीं मेरे अंदर ये योग्यता है, इसके आधार पर मैं विकास कर सकता हूँ, अगर स्वयं न मानता हो तो भी उसका विकास कम हो जाता है या अवरुद्ध होता है। यदि लोगों का स्वीकृति हो रही है और उसको भी अपने ऊपर विश्वास है, तो ऐसे समय में वह स्वयं से और लोगों से आत्म प्रेरित होकर के और भावात्मक रूप से सक्रिय होकर व्यक्तित्व के विकास की गति को बढ़ाता चला जाता है और अपना उत्तरोत्तर ऊंचाई पर विकास करता चला जाता है, यानी काफ़ी उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाता है। इस प्रकार से जो व्यक्तित्व के विकास करने की जो गति होगी वह प्रेरणा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रेरणा पर निर्भर करती है। इसकी व्याख्या रोजर्स ने बताया। तीसरा अगर हम बात करें व्यक्तित्व का विकास, अब व्यक्तित्व का विकास
का स्वरूप क्या होगा, व्यक्तित्व के विकास का स्वरूप क्या होगा, इसको समझाते हुए उन्होंने बताया। पहले में तो बताया कि व्यक्तित्व के विकास का जो एक अस्थाई आधार होता है, उस अस्थाई आधार पर विकास होता है। दूसरा, विकास की गति प्रेरणा पर निर्भर करती है। तीसरा बताया उन्होंने कि विकास का स्वरूप क्या होगा। यदि विकास का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि वह स्वयं के विषय में क्या धारणा बना रखा है, जो धारणा बना रखा है अगर उसी अनुसार उसका अनुभव होता है, जैसे मैं विद्वान हूँ और इसी अनुसार मुझे अनुभव हो गया कि नहीं सच में हमको चीज़ याद हो रही है, तो क्या हुआ, ये दोनों मिल गए। जब स्वयं के प्रति धारणा और अपना अनुभव दोनों समान हो गए। वास्तव में मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं विद्वान नहीं हूँ क्योंकि ज्ञान का कोई और छोर नहीं है। आप इसी चीज़ को जब दूसरे के साथ पढ़ेंगे तो कुछ और ही देखेंगे। बात वही भले ही समझ में आए, लेकिन अंदाज, अनुभव, तर्क, दिमाग की पहुँच अलग अलग हो जाएगी। वास्तव में इस संसार में विधाता के अलावा कोई विद्वान है ही नहीं। इस परम सत्य मैं बात बता रहा हूँ आपको। जो कुछ है ये माता सरस्वती की प्रेरणा, गुरुदेव की कृपा और आप जैसे शुभचिंतकों का आशीर्वाद के वजह से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए विद्वान तो मैं हूँ, मैं हूँ ही नहीं। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ कि यदि आप अपने विषय में जो धारणा बनाए हैं, जो सोच के अपना वह स्वरूप अस्थाई रूप से निर्मित किए हैं, वो अगर और आपको जो अनुभव में आने वाला है वो दोनों अगर टैली कर रहे हैं, संगतता है उसमें, तो विकास तेज़ी से होगा। वह विकास आदर्श की ओर होगा, जैसा आप बनना चाहते हो उस तरफ बहुत तेज़ी से होगा। लेकिन अगर जो कुछ आप अपने रूप में अस्थाई रूप में जो धारणा बनाए हो वह कुछ और है और अनुभव में कुछ और आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, वह विकास की गति जो होगी वह अवरुद्ध होगी। अनुभव और आत्म धारणा दोनों अलग अलग होने के कारण से असंगतता पाई जाती है। असंगतता के कारण से विकास अवरुद्ध होता है। गलत प्रवृत्तियों या गलत संवेगों का विकास होने लगता है। असंगतता में गलत संवेग मतलब निगेटिव एनर्जी का विकास होने लगता है। गलत प्रवृत्ति, उल्टा सीधा सोचना या कुंठित होने वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। विकास अवरुद्ध होने लगता है। यानी संगतता में विकास आदर्श के अनुसार तेज़ी से होने लगता है। असंगतता में विभिन्न प्रकार के दोष आने लगते हैं, विभिन्न गलत प्रवृत्तियां पकड़ में आ जाती हैं, उल्टी सोच बनने लगती है, निगेटिव सोच बनने लगती है। तो विकास, असंगतता में विकास अवरुद्ध होता है या विकास नहीं भी हो सकता है। संगतता में विकास तेज़ी से आदर्श के अनुरूप होगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व के अस्थाई पहलू जैसे ही वह निर्मित होता है उसके आधार पर व्यक्तित्व को विकास करने के लिए प्रेरणा काम करती है और प्रेरणा के आधार पर उसके व्यक्तित्व का स्वरूप निर्मित हो जाता है। इस प्रकार मैंने कार्ल रोजर्स की जो सूचना संग्रह का सिद्धांत है अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी सूचनाओं का संग्रह होता है आत्म और आदर्श के रूप में। इसमें भी सूचनाओं का संग्रह होता है आत्म प्रेरणा के रूप में। इसमें भी सूचनाओं का संग्रह होता है संगतता के आधार पर। तो इस प्रकार से इन तीनों के अंदर सूचनाओं का जैसा संग्रह अधिगमकर्ता के बीच में होगा वैसा उसके अधिगम का विकास होगा, वैसे उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। मुझे उम्मीद है कि आप कार्ल रोजर्स के सूचना संग्रह सिद्धांत के सभी पहलुओं से आप परिचित हो गए होंगे। इसके पिछले वाला वीडियो को मैंने बना करके प्लेलिस्ट में मैं जोड़ दिया हूं, आप वहां जाइए, उस प्लेलिस्ट में पहले उसको देख करके फिर इसको देखिए, तो आप मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।